हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सरस और आप देख रहे हैं लर्न इन शॉर्ट। फ्रेंड्स, आज से हम लोग कुछ एक टॉपिक पे स्टडी करना स्टार्ट करेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और ये आपको जहाँ पे आपको पैसे देकर इस चीज़ों को पढ़ना होगा, ये आपको फ्री में मिल जाएगा बिल्कुल। और हम लोग ये पढ़ रहे हैं पर्यावरण से रिलेटेड। पर्यावरण में जो आपका पारिस्थितिकी होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपका हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये हमारा फ़िल्टर्ड किया हुआ चैप्टर है जो कि एनसीईआरटी से ही आपको मिल जाता है। तो मेरे पास ये सारा जो चीज़ अवेलेबल था, तो मुझे लगा कि आप लोगों को वीडियो के माध्यम से कुछ चीज़ों को बता दिया जाए। अगर आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे कि बीपीएससी 4.0 हो, यूपी टेट, सी टेट, कोई भी अदर एग्ज़ाम हो, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और एनसीईआरटी के थ्रू ही अब मैं आपको एक अच्छे टॉपिक पे चीज़ों को पढ़ाने वाली हूँ। तो आप अच्छे से वीडियो को देखिएगा, ये आपके लिए हर एग्ज़ाम के लिए। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, केवीएस हो गया, बीपीएससी हो गया, एनवीएस हो गया, ईएमआरएस हो गया, कोई भी, चाहे आप टीचिंग रिलेटेड भी ना हो, और आपको सीटेट में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ लेते हैं इकोलॉजी, पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा पारिस्थितिकी शब्द क्या है। पारिस्थितिकी शब्द अंग्रेजी शब्द इकोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एक जर्मन वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकल ने वर्ष 1869 में किया था। सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपका बनता है, मैं इसमें बताती जाऊंगी कि क्वेश्चन आपका बनता कहाँ से है। तो इसमें आपका क्वेश्चन बन जाता है कि इस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा कि बनता है इसमें कि जो इकोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है, इस शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो अर्नेस्ट हैकल ने किया था। यहाँ से आपका कुछ मतलब चीज़ें बन जाती हैं। और जो कि था 1869 में, जी सन नहीं पूछता है, लेकिन अर्नेस्ट हैकल जो है ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जीवमंडल में विभिन्न प्रकार के जीव, प्राणी व वनस्पति आपस में भौतिक पर्यावरण के साथ अनुक्रिया करते हैं। इन्हीं जीवों के भौतिक पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रियाकलाप के अध्ययन को पारिस्थितिकीय कहते हैं। पर्यावरण का विच्छेद परिधन आवरण से होता है, अर्थात हमारे चारों तरफ का स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, जीवमंडल होगा और जलमंडल होगा। यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है, प्रिंटिंग में थोड़ा इशू हो जाता है, तो यहाँ पे आपका जीवमंडल हो जाएगा और जलमंडल हो जाएगा, क्योंकि आपको पता ही है हमें क्या पढ़ना पड़ता है। हमें स्थलमंडल, वायुमंडल, जीवमंडल, जलमंडल के बारे में पढ़ना पड़ता है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं इसके पारिस्थितिकीय तंत्र के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पारिस्थितिकीय तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग प्रोफेसर आर्थर टेंसले द्वारा वर्ष 1935 में किया गया था। तो देखिए, यहाँ पे दो क्वेश्चन आपकी हैं जो बन गई हैं कि अगर आपसे पूछेगा कि पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो ये किया था आपके प्रोफेसर आर्थर टेंसले। ये सारे क्वेश्चन देखिए बनते हैं हर जगह से, इसको ध्यान से पढ़िएगा। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, और ये बुक भी आपके पास अगर नहीं है तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ भी दे दूँगी। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, और अगर आप कोई भी कोर्स परचेज भी करते हैं तो आपको पैसा दे के पढ़ना पड़ता है। तो देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्रोफेसर आर्थर टेंसले द्वारा किया गया था। लेकिन ऊपर क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि पारिस्थितिकी शब्द अंग्रेजी शब्द इकोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जर्मन जीव वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकल ने किया था। तो ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल अलग अलग है, आप अच्छे से इसको ध्यान से देखिएगा। उसके बाद उनके अनुसार, मतलब कि किनके अनुसार, आर्थर टेंसले द्वारा ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन कई सारे प्रीवियस ईयर में मैंने देखा है। हाँ, तो इनके अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार है जिनकी रचना जैविक व अजैविक घटकों से होती है। यह अपेक्षाकृत स्थिर समस्थिति में होता है। देखिए, जैविक और अजैविक के बारे में आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको आगे इसी चैप्टर में पढ़ाऊँगी। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में।
तो प्राकृतिक जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है, अभी हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में ही बात कर रहे हैं, उसमें आपका एक होता है स्थलीय और एक होता है जलीय। तो स्थलीय में क्या होता है, ये हो गया आपका चैप्टर पॉइंट स्थलीय और जलीय। स्थलीय में देखिए क्या होता है, वन, घास के मैदान, मरुस्थल। और जलीय में क्या होता है, स्थल आपको पता ही है कि जो हमारा ज़मीन के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। तो वन आपको पता ही कि वन मिलता है, घास के मैदान मिलते हैं आपको, और आपको कुछ रेगिस्तानी चीज़ें मिलती हैं। और जलीय जो होता है ये सब प्राकृतिक है, ठीक है। उसके बाद अभी कृत्रिम के बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। जलीय में आपको अलवणीय परितंत्र, समुद्री परितंत्र और संक्रमणशील परितंत्र मिलता है। और परिधन आवरण अर्थात हमारे चारों तरफ का स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल होता है, ठीक है। उसके बाद पर्यावरण के घटक के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने एक बहुत ही छोटे अमाउंट में मैंने कोर्स परचेज़ किया था, उसमें बताया जाता था। कोर्स में आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं इतने सारे पैसे लेकर, और यहाँ पे आपको बिल्कुल यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा। पर्यावरण घटक के बारे में आज हम लोग आगे बात कर लेते हैं। पर्यावरण कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट इंग्लिश में भी लिखा है, तो आप इसको इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। एक मिनट, चलिए मैं इसको किसी को अंडरलाइन मतलब ऐसे कर, लेकिन वो बार बार मोबाइल के स्क्रीन आ जा रही। चलिए ठीक है। पर्यावरण के घटक, भौतिक पर्यावरण के अजैव घटक किसी क्षेत्र में रहने वाले जीवों की विभिन्न प्रजातियों को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए स्थल खंडों पर रहने वाले जीव सागर जल में रहने वाले जीवों से भिन्न हैं। विभिन्न स्थल खंडों पर पाए जाने वाले पौधों व जंतुओं की प्रजातियों में भी जलवायु की दशाओं का कारण विभिन्नताएं आ जाती हैं। मतलब कि इनका कहने का मतलब यह है कि भौतिक पर्यावरण के अजैव घटक जो जैविक नहीं होते हैं, जो अजैविक होते हैं, किसी क्षेत्र में रहने वाले जीवों के विभिन्न प्रजातियों को प्रभावित करते हैं। मतलब किसी भी क्षेत्र में जो भी जीव रह रहे हैं वो जितने भी विभिन्न प्रकार के प्रजातियां होती है उसको प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए स्थल खंडों पर रहने वाले जीव, सागर में रहने वाले जीव विभिन्न प्रकार के, ठीक है। तो आगे हम लोग बात कर लेते हैं जैविक घटक और अजैविक। मतलब इसको बोलते हैं, आपको जैविक को बोलते हैं बायोटिक, अगर इंग्लिश में यहाँ लिखा नहीं है, इसको बोलते हैं बायोटिक, और अजैविक को बोलते हैं अबायोटिक। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है जहाँ भी ईवीएस आता है, ठीक है। जैविक घटक और अजैविक घटक, बायोटिक और अबायोटिक, इसके अंतर्गत जीवोम आते हैं। मतलब जो जैविक घटक होते हैं सारे जीवोम जो भी होते हैं वो जैविक में आते हैं, और अजैविक घटक इसके अंतर्गत भौतिक पर्यावरण आते हैं। जैविक व अजैविक घटकों के पारस्परिक अध्ययन को पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। मतलब जैविक और अजैविक घटक का अगर आप जो अध्ययन कर रहे हैं उसे पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। पारिस्थितिकी विज्ञान में आवास का तात्पर्य उस स्थल से है जहाँ जीव रहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत वनस्पति जगत, प्राणी जगत, भौतिक पर्यावरण का समावेश होता है, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। मृदा, जल व वायुमंडल में विद्यमान रासायनिक पदार्थ पारितंत्र के अजैव घटक है। मृदा, जल, वायुमंडल में विद्यमान रासायनिक पदार्थ और पारितंत्र के अजैव घटक है। मतलब ये सारी चीज़ें जो है वो अजैविक घटक होते हैं। इन रासायनिक द्रव्यों में जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड व खनिज, फास्फेट, नाइट्रेट जैसे अजैव पदार्थ और कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन आदि जैव पदार्थ शामिल है। मतलब कि अजैव घटक जो होता है वो आपका देखिए यहाँ पर आपका मेंशन है। अजैव घटक जो है आपका रासायनिक द्रव्यों में जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज, फास्फेट आदि ये सारे आपके क्या है, अजैव घटक होते हैं। उसके बाद फिर आ जाते हैं नीचे पारितंत्र के अन्य जैव तत्वों में जलवायु के तत्व जैसे तापमान, वर्षा, धूप की अवधि, पवन, मृदा, जल खंडों के ढाल, किसी प्रदेश के जलाशयों की बनावट शामिल हो सकते हैं, ठीक है। आगे अब हम लोग बात कर लेते हैं। हम लोग अभी पिरामिड के बारे में भी बात करेंगे। निकेत और इकोटोन के बारे में अब हम लोग बात कर लेते हैं। ये मैंने टोटल चैप्टर लिया था, लेकिन चलिए हम लोग पढ़ ही लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, ठीक है।
तो निकेत, जहाँ स्थायी रूप से जीव निवास करते हैं उसे निकेत कहते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि जहाँ स्थायी रूप से जीव निवास करते हैं उसे क्या कहते हैं, और आपको नीचे दे देगा, तो उसे निकेत कहते हैं। किसी भी निकेत एक से ज़्यादा जीव नहीं रह सकते हैं। और इकोटोन के बारे में, जो पारिस्थितिकी तंत्र के बीच एक ऐसा संक्रमण क्षेत्र जहाँ दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं। उदाहरण ज्वारनद मुख। ठीक है। उसके बाद जैविक घटकों के दो प्रमुख वर्ग हैं, उत्पादक प्रोड्यूसर, और एक आपका होता है कंज्यूमर उपभोक्ता। उत्पादक और उपभोक्ता। अब हम लोग उत्पादक के बारे में पढ़ लेते हैं। उत्पादक वे जीव हैं जो भौतिक पर्यावरण से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, जो स्वपोषित होते हैं। उत्पादक और उपभोक्ता से आपसे बहुत क्वेश्चन हर जगह पूछा जाता है। ये आप टॉपिक पढ़ लेंगे तो आराम से आपका 2 नंबर आ जाएगा। ठीक है। उत्पादक वे जीव है जो भौतिक पर्यावरण से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, उन्हें स्वपोषित जीव भी कहते हैं, जो अपना भोजन खुद से बनाते हैं। हरे पौधे प्राथमिक उत्पादक है। आपको पता ही है कि हरे पौधे अपना भोजन खुद से बनाते हैं, क्योंकि वे सूर्य की ऊर्जा की सहायता से अजैव पदार्थों को जैव पदार्थों में बदल देते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आपको पता ही है कि पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण उदाहरण है। ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण में पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड व मृदा से खनिज व जल लेकर सूर्य की ऊर्जा के द्वारा जैव पदार्थों को संश्लेषण करते हैं। पेड़ पौधों की पत्तियां में मौजूद पर्णहरित क्लोरोफिल नामक हरे वर्णक के द्वारा प्रकाश संश्लेषण संभव होता है। महासागरीय जल में पादप पल्लवक प्राथमिक उत्पादक है, क्योंकि वे सौर ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आपने देखिए इसमें पढ़ा कि उत्पादक जो होता है, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, जो स्वपोषित होता है, वो क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण। पौधों के बारे में एक बताया गया है, और दूसरा आपका बताया गया है कि जो महासागरीय जल में पादप लपक प्राथमिक उत्पादक होता है। इसमें 2 चीज़ें बताई गई है। ठीक है। और ये सारी चीज़ें आप लोग को पता ही है कि हम लोग 8th और 7th 8th में भी थे, तो ये सब चीज़ें आप पढ़े होंगे। इसको पढ़ते ही आपको याद आ जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है उपभोक्ता, कंज्यूमर। अन्य जीव उपभोक्ता पर पोषित कहलाते हैं, क्योंकि वे अपने भोजन के लिए दूसरों जीवों पर आश्रित होते हैं। आपको पता ही है कि कंज्यूमर जो होता है वह परपोषित होता है। एक होता है स्वपोषित, जो होता है आपका ऊपर लिखा हुआ है, वो होता है उत्पादक प्रोड्यूसर, और एक होता है उपभोक्ता कंज्यूमर। कंज्यूमर जो होते हैं वो परपोषित होते हैं, मतलब कि ये क्या करते हैं, भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, आश्रित होते हैं। केवल पौधों से भोजन प्राप्त करने वाले जीव शाकाहारी और प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। खरगोश प्राथमिक उपभोक्ता या शाकाहारी जीव है। अज्ञात हो कि जो उपभोक्ता दूसरे जंतुओं को अपना भोजन बनाते हैं उन्हें मांसाहारी या गौण उपभोक्ता कहते हैं। आपको पता ही होगा कि एक होता है आपका वेजिटेरियन, एक नॉन वेजिटेरियन, और एक सर्वाहारी भी होता है, लेकिन इसमें 2 चीज़ों की बात है। ठीक है। तो जो क्या कहते हैं कि जो केवल पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं वह शाकाहारी होते हैं। जैसे कि आपको भी पता है कि मनुष्य क्या होता है, मनुष्य परपोषित होता है, वो स्वपोषित नहीं होता है। वो हम लोग खाने के लिए क्या होते हैं, दूसरों पर निर्भर होते हैं। ठीक है। उपभोक्ता दूसरे जंतु को अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें मांसाहारी या गौण उपभोक्ता कहते हैं। शेर मांसाहारी जीव का गौण उपभोक्ता है। मनुष्य सर्वाहारी है। मनुष्य क्या होता है, मनुष्य सर्वाहारी होता है। आपको पता ही है कि मनुष्य मांस भी खाते हैं और साग सब्जी भी खाते हैं, क्योंकि वो पौधों व जंतुओं दोनों से ही अपना भोजन प्राप्त करता है। उपभोक्ता एक चौथा वर्ग भी है, जो पौधों और जंतुओं के मृत या अपघटित उत्तकों को अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें विघटक या अपरद भोजी कहते हैं। अब हम लोग पिरामिड के बारे में पढ़ लेते हैं। पारिस्थितिकी पिरामिड, बायोमास पिरामिड। एक होता है देखिए सीधा, 14 मिनट का हो गया। फ्रेंड्स ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। तो आप थोड़ा पेशेंस के साथ इसको देखिएगा, क्योंकि इसमें क्या है कि आपको एक बहुत अच्छा टॉपिक मिल रहा है। ठीक है। ये देखिए हर जगह आता है। बीपीएससी का आप पेपर उठाकर देखिएगा, आपको इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सीधा और उल्टा पिरामिड से आपका क्वेश्चन बना था, और उपभोक्ता और जो आपका कंज्यूमर और प्रोड्यूसर है उससे भी क्वेश्चन बना था। अब हम लोग पढ़ लेते हैं पारिस्थितिकी पिरामिड, बायोमास पिरामिड। सीधा
और उल्टा। देखिए जो सीधा होता है वो जलीय परितंत्र, सॉरी स्थलीय परितंत्र, और उल्टा है वो जलीय परितंत्र। आगे हम लोग नीचे पढ़ लेते हैं। ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा रहता है। आपने देखा ही होगा इस टाइप का पिरामिड, आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो ये देखिए, आपको पता ही है कि अंतिम उपभोक्ता और प्राथमिक उपभोक्ता, इस तरीके का जो पिरामिड बनता है, आपको बना के दिखा दे रही हूँ। जो इस तरीके का बनता है आपका ट्रायंगल शेप में, ये पिरामिड होता है, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक जीव, जाति, जनसंख्या, जैविक समुदाय, एक एक के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। जीव पारिस्थितिकी अध्ययन की आधारभूत इकाई है। जाति एक ही प्रकार के जीवों में परस्पर संकरण की क्षमता, फलस्वरूप निषेचित संतति का जन्म होता है। जनसंख्या आपको पता ही है कि पहले जीव है, फिर जाति है, फिर जनसंख्या है, उसके बाद फिर जैविक समुदाय है, फिर पारिस्थितिकी तंत्र है, उसके बाद फिर आपका जीवोम, फिर आपका आता है पूरा का पूरा जैवमंडल, ठीक है। तो एक बार इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। जीव और जाति के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब देख लेते हैं जनसंख्या। एक आवासीय क्षेत्र में निवास करने वाले पौधे व प्राणियों की जाति समूह। पता ही है आपको कि जनसंख्या क्या है। कोई भी एक जो क्षेत्र होता है उसमें पेड़, पौधे व प्राणी, मतलब प्राणी में हम आप, मतलब मनुष्य और जीव जंतु सब आते हैं। जैविक समुदाय पौधे, प्राणियों, जीवाणुओं, कवकों की जनसंख्याओं का एकत्रीकरण, इसमें से एक विशेष जाति की बनावट व संरचना सम्मिलित होती है। अब आ जाता है पारिस्थितिकीय तंत्र, जिसमें क्या है, विशेष जैविक समुदाय व उसके भौतिक पर्यावरण से एकीकृत होते हुए ऊर्जा के आदान प्रदान व पोषण तत्वों के पुनः चक्रण द्वारा परस्पर जुड़ना। अभी हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में ये पूरा पढ़ ही रहे हैं, तो वही चीज़ है आपका। फिर आता है जीवोम, विशेष प्रकार की वनस्पतियां द्वारा सृजित विशेष जलवायु मंडल की एक बड़ी क्षेत्रीय इकाई। उसके बाद जैवमंडल, स्थलीय जीवोम प्लस जलीय परितंत्र, वायुमंडल का निचला भाग, प्लस सजीव क्षेत्र, भूमि प्लस समुद्र प्लस नदियाँ प्लस झील, सब कुछ आ जाता है आपके जैवमंडल में। जिसमें क्या होता है, जैवमंडल का आप करेंगे ही कि उसमें जिस मंडल में जीव रहते हैं वही हमारा क्या है, जैवमंडल। जीवाणु व फफूंदी, दीमक व मेगट विघटक जीव है। विघटक जीव पौधे और जंतुओं के अपरदन, सड़ा गला अंश से ऊर्जा और पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। अपने भोजन की प्रक्रिया में विघटन जीव जैव पदार्थों और अजैव पदार्थों में बदल जाते हैं, जिन्हें हरे पौधे ग्रहण कर लेते हैं। वह इस तरह यह चक्र पूरा हो जाता है। आपको पता ही है कि जैवमंडल में बहुत तरीके का चक्र चलता रहता है, सब एक दूसरे पे ही। चक्रीय सिद्धांत के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो चक्रीय सिद्धांत क्या होता है कि वापस से घूम फिर कर उसी जगह पर आ जाना। सोशियोलॉजी में चक्रीय सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, अगर आप सोशियोलॉजी पढ़े होंगे तो। उसके बाद आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। आगे क्या है, भोज्य निर्भरता के आधार पर उपभोक्ताओं का वर्गीकरण। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता और अपघटक, जिसे बोलते हैं डीकम्पोजर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लीजिए। 5 मिनट में हम लोग का ये चैप्टर अभी आगे खत्म हो जाएगा। भोज्य निर्माताओं के आधार पर उपभोक्ताओं का वर्गीकरण। जब मैं सोच रही हूँ कि ये आपका हो, चलिए हम लोग ऐसे ही पढ़ लेते हैं। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता के बारे में पढ़ते हैं। सभी शाकाहारी जंतु प्रथम श्रेणी उपभोक्ता में होते हैं। शाकाहारी जंतु वनस्पतियों का भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए खरगोश, गाय, बकरी, हिरण, चूहा, बंदर तो वैसे आजकल वो नहीं है, वो तो मांस, आजकल के बंदर मांस भी खा रहे हैं। हाथी, जिराफ आदि, ये सब क्या है, ये सारे क्या है, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सेकंड आपका द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता। ये सभी जंतु, जैसे आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लेगा कि प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता कौन है, या फिर खरगोश किस श्रेणी के उपभोक्ता के अंतर्गत आता है, या फिर आपसे मांसाहारी से भी रिलेटेड पूछ सकता है।
तो जो सेकंड श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं वे सभी जंतु को भोजन के लिए प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं पर निर्भर होते हैं। आपको पता ही है अ, कि जो हमारे शाकाहारी वाले जीव होते हैं वो द्वितीय श्रेणी के जो भी उपभोक्ता है वो उन पे निर्भर हैं। उसके बाद इन्हें द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं के वर्ग में रखते हैं। वे मांसाहारी होते हैं। मेंढक, मछली, कीट पतंगों को खाने वाले पक्षी व जंतु जैसे छिपकली आदि। आपको पता है कि छिपकलियाँ सारे कीड़े मकोड़े जो उड़ते रहते हैं उनको खा जाती है। मछली जो जल के अंदर जितने कीड़े मकोड़े होते हैं उनको खा जाती हैं। तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता वे सभी जंतु जो भोजन के लिए द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं पर निर्भर होते हैं और उन्हें शीर्ष या तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता कहते हैं, जैसे बाज, गिद्ध, शेर, भालू आदि। आपको पता ही है कि बाज, गिद्ध, शेर, भालू ये सब क्या है, ये सब शीर्ष श्रेणी तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता कहलाते हैं और ये इनको मतलब कि सबसे सर्वोपरि भी रखा जाता है। फिर आ जाता है डीकम्पोजर। अपघटक सूक्ष्म जीव होते हैं जो सभी मृत जीवों, वनस्पति व जंतुओं ने पार्थिव अवयव में तोड़ देते हैं। अपघटन की प्रक्रिया मृत्यु के बाद शुरू हो जाती है, जिसे सामान्य तौर पर सड़ने के तौर पर रखा जाता है। मतलब कि डीकम्पोजर आपने सुना ही होगा कि जब चीज़ें क्या हो जाती है, अगर आप किसी की मृत्यु हो जाए और वो असामान्य मतलब वो सड़ने लगे तो वही हमारा होता है डीकम्पोजर। सभी मृत जीवों, वनस्पति व जंतुओं उनके पार्थिव अवयव में तोड़ देते हैं। मतलब अगर आप किसी मृत जीव को भी देखेंगे, आप उसको छोड़ दीजिए तो धीरे धीरे क्या होता है, वो कई हिस्सों में टूटने लगता है। तो वही होता है हमारा डीकम्पोजर। उसके बाद हम लोग आज अभी आगे पढ़ लेते हैं खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल। इससे भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो चलिए इसको जल्दी हम लोग फिनिश कर लेते हैं। मनुष्य समेत सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन से ही इन्हें विकास, पोषण व प्रजनन के लिए ऊर्जा मिलती है। भोजन से प्राप्त ऊर्जा का कुछ अंश जैव प्रक्रियाओं में लग जाता है। ऊर्जा का शेष भाग श्वसन प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा ऊर्जा के रूप में पर्यावरण में विलीन हो जाता है। बिना पचा भोजन बाहर निकल जाता है, सड़ गल जाता है। घास भूमि में खरगोश घास खाते हैं व लोमड़ी खरगोश को खाती है। यह एक साधारण खाद्य श्रृंखला है। एक होता है आपका खाद्य श्रृंखला और एक होता है आपका खाद्य जाल। कुछ जीव दूसरों विभिन्न प्रकार के जीवों को खाते हैं, जैसे शेर, खरगोश, हिरन, भेड़, बकरी, लोमड़ी को खा जाते हैं। ठीक है, हम लोग आगे पढ़ लेते हैं जैविक पर्यावरण के घटक के बारे में। देखिए एक तरफ है आपका जैविक, इसको हम लोग थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं, उससे थोड़ा पढ़ने में और अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो देखिए एक है आपका अजैविक, दूसरा है आपका अजैविक। और जैविक में देखिए क्या है, ऊर्जा, तापमान, अजैविक में ऊर्जा, तापमान, जल, मृदा, वायुमंडल, गैस, गुरुत्वाकर्षण, वायु वर्षण, मतलब कि जो आपका क्या है जीव ना हो वो आपका अजैविक हो जाता है। उसमें आपका ये सारे हैं। उसके बाद एक है आपका जैविक, हरे पौधे, गैर हरे पौधे, अपघटन मतलब बैक्टीरिया, परजीवी, मनुष्य भी और पशु, ये सारे जैविक। मतलब आपको पता ही जैविक मतलब जीव। और आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं, देखिए फूड चेन और फूड वेब। मैंने बोला था आहार श्रृंखला और खाद्य जाल और एक ऊपर क्या था, खाद्य श्रृंखला। आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला कुछ भी बोल सकते हैं आप दोनों को। तो इसको भी एक बार थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं। हाँ, तो देखिए ये क्या है आपका फूड वेब और फूड चेन के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि जीवों की वह सीधी श्रृंखला को भोजन के आधार पर एक दूसरे संबंधित होते हैं, आहार श्रृंखला कहलाती है। आपको श्रृंखला का मतलब देखिए, जाल का मतलब क्या होता है, अगर हम इसको ड्रॉ करके बोलें हम लोग, जैसे श्रृंखला का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे पे ऐसे ऐसे श्रृंखलित होते जाना। ठीक है, और अगर यहीं पे बात कर लेते हैं खाद्य जाल के बारे में, तो किसी चीज़ का जाल होना। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला। तो जीवों की वह सीधी श्रृंखला को भोजन के आधार पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जैसे आपको पता ही है कि शाकाहारी को मांसाहारी वाले खा रहे हैं और शाकाहारी पेड़ पौधा खा रहा है, तो ये हमारा श्रृंखला हो जाता है। यह एक सरल श्रृंखला होती है, इसमें सामान्यतः जीवों की संख्या कम होती है। आहार श्रृंखला में एक जीवधारी का संबंध दूसरी आहार श्रृंखला के जीवधारियों से होता है। इसमें उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटनकर्ता के बीच संबंध सीधी कड़ी के रूप में होता है। इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा फूड वेब होता है, जाल, कहीं
आहार श्रृंखलाओं के पारस्परिक संबंध को खाद्य जाल कहता है। यह एक जटिल श्रृंखला है, जैसे मैंने आपको बोला कि जाल, इसी से समझिए। इसमें जीवों की संख्या अधिक होती है। इसमें एक आहार श्रृंखला के जीवधारियों का संबंध दूसरी आहार श्रृंखला के आधारियों से होता है। इसमें उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटनकर्ता के बीच संबंध जाल के रूप में होता है। इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होते हुए भी कई पथों से होकर चलता है। आ जाते हैं नीचे। इस प्रकार प्रकृति में खास श्रृंखला जटिल बन जाती है। प्रकृति में खास श्रृंखलाओं का एक खास जाल सा बन जाता है। खास श्रृंखलाओं के जटिल जालों को खास जाल कहते हैं। ठीक है, जाल से ही ये आपका एक जटिल प्रक्रिया है, नॉर्मल प्रक्रिया नहीं है। नॉर्मल प्रक्रिया जो होता है वो आपकी खास श्रृंखला होती है। इसका प्रतिपादन जो था वो चार्ल्स एल्टन ने किया था। ये चीज़ आप याद रखिएगा कि इसका प्रतिपादन किसने किया था, चार्ल्स एल्टन ने किया था। उसके बाद फिर जिसे खाद्य चक्र, फूड साइकिलिंग का भी नाम आपने दिया है, मतलब कि नाम आप जानते होंगे। एक परितंत्र में विभिन्न प्रकार के जंतु रहते हैं, उनमें भोजन के लिए कड़ी प्रतियोगिता होती है। इस प्रकार खाद्य जाल बहुत जटिल होता है। आपको पता ही है कि इस धरती में सब खाने के लिए ही हो रहा है। जीवों के प्रत्येक समूह का एक पोषी स्तर होता है। परितंत्र में सभी हरे पौधे व अन्य उत्पादक प्रथम पोषी स्तर पे होते हैं। इसको थोड़ा बड़ा करके हम लोग पढ़ लेते हैं। हाँ, हरे पौधे क्या होते हैं, प्रथम पोषी स्तर में होते हैं। शाकाहारी जो पौधों का आहार करते हैं वो द्वितीय स्तर में होते हैं। मांसाहारी जो शाकाहारी जीवों को खाते हैं वो तृतीय स्तर के होते हैं। ठीक है, और मांसाहारी व अन्य मांसाहारी जीवों को ही खाते वो चौथे पोषी होते हैं। मतलब कि जो एक मांसाहारी जीव दूसरे मांसाहारी को खा जा रहा है वो चौथे स्तर का है, और मांसाहारी शाकाहारी जीवों को खा जाता है वो तृतीय स्तर का है। और उसके बाद उपलब्ध ऊर्जा के संदर्भ में विभिन्न पोषी स्तर समान नहीं हैं, क्योंकि निम्न स्तर से उच्च स्तर पर ऊर्जा का एक अंश ही स्थानांतरित होता है। पोषी स्तरों को एक पिरामिड के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, जिसे पारिस्थितिकी पिरामिड कहा जाता है। एक पोषी स्तर के दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरित के प्रतिशत को पारिस्थितिकी क्षमता कहते हैं। सो फ्रेंड्स, इस आई होप कि ये चीज़ें जो है आपको समझ में आई होंगी पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। और इसमें आपका काफ़ी चीज़ था, जैविक, अजैविक, और खाद्य जाल, और खास श्रृंखला, और हमारा उपभोक्ताओं का वर्गीकरण, काफ़ी चीज़ था। अगर आप पिरामिड भी था, इसको पढ़ लेते हैं आप तो 1 से 2 नंबर आपका कहीं नहीं गया। सारे एग्ज़ाम में आप अच्छे से क्वालिफाई कर लेंगे आपका EVS। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इसी टॉपिक से चाहे इसमें जितने लोग भी देखें, मैं इसका दूसरा भी वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग सारा EVS कवर कर लेंगे, फिर हम लोग दूसरा चैप्टर भी पढ़ेंगे। तो आपके पास अगर ये बुक नहीं भी है तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। ये आपका पूरा NCERT है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बाय बाय।